अपने पहले आप सासाराम को संभालिए। सासाराम में भी बहुत पलायन है। पहले सासाराम के 6 सीट पे आप सही से कब्जा कीजिए, उसका पलायन को बंद करवाइए, सासाराम में फैक्ट्री खुलवाइए। उसके बाद बिहार का सारा लोग आप पर विश्वास करेगा। के साथ ये मुसलमानों के साथ भी छल करना चाह रहे हैं, यादवों के साथ भी छल करना चाह रहे हैं। शांत किशोर ने सलाह दिया, वो सरकार तो इतनी ऊपर पहुंच गई, अगर ये खुद से सरकार चलाते हैं तो ये सरकार को बहुत ऊपर तक ले जाएंगे। बिहार का पलायन बंद हुआ होता, सीमांचल की तरक्की हुई होती, तो फिर उस वक्त आदमी आप पर भरोसा कर। उन सरकारों में कितना काम हो गया वो तो आदमी देखेगा ना। अगर उन सरकारों में अच्छी शिक्षा मिलती, अच्छा स्वास्थ्य मिलता, महिलाओं को फ्री ऋण मिलता। नीतीश का भी सलाहकार रह चुके हैं, तो क्या नीतीश को आपने सलाहकार रहते हुए ये सब सलाह नहीं दिए जो अपने लिए बचा कर रखे थे? सारा सलाह दे चुके हैं और ये सलाह ही देना चाहते हैं। कहते नहीं, खुदरा नसीहत दिगर्रा नसीहत खुदरा फसीहत, यानी अपने आप को तो झांक कर देख रहे नहीं है और दूसरों को नसीहत दे रहे हैं। क्या आपने मोदी को नहीं बताया था कि आपको शिक्षा सही से देना है? आपने मोदी को नहीं बताया था कि आपको जो है पलायन बंद करवाना है? क्या आपने ममता दीदी को नहीं बताया था कि आपको पलायन बंद करवाना है? सत्ता की मलाई चखने के लिए कोई भी कुछ भी वादा कर लेता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं रवि रिपोर्ट। मैं सुधीर कुमार। इस वक्त हमारी मौजूदगी पटना में। बात करेंगे जन सुराज की। जन सुराज आएगा, 5 काम हो जाएगा। पहला, युवाओं का पलायन बंद हो जाएगा। बुजुर्गों को 2000 रुपये प्रति महीना पेंशन मिलेगा। बच्चे को अच्छे विश्वस्तरीय शिक्षा मिलेगा। महिलाओं को सस्ता ऋण मिलेगा। किसानों की अच्छी कमाई होगा खेती से। हमारे साथ युवा से समझने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है? मुजफ्फर आलम नाम हुआ मेरा। प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं कि जब मेरी अगर सरकार बनी 2025 में, तो जो युवा गए हैं बाहर, उनको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, 10 से 15 हज़ार की नौकरी हम बिहार में उपलब्ध करा देंगे। ये चुनाव से पहले जितनी भी बातें होती है वो कहना कि सब लोग जानते हैं कि वो हवाई फायरिंग होती है। ऐसा हकीकत में कुछ होता नहीं है। सत्ता की मलाई चखने के लिए कोई भी कुछ भी वादा कर लेता है। जैसे एक लड़की एक लड़का से कुछ भी वादा कर लेती है कि हम तुम्हारे लिए वैसा कर देंगे, हम तुम्हारे लिए ऐसा कर देंगे। जब वक्त आता है तो दुम दबा के निकल लेती है। कहना कि वैसे दुम दबा के निकल लेते हैं। सब दुम दबा के निकल लेंगे। इनको अगर मौका भी दिया जाएगा तो ये फिर वही करेंगे। और ये क्या कह रहे हैं कि हमारी सरकार आई तो हम शराब जो है फिर से चालू करवा देंगे। तो मेरा ये कहना है कि शराब अगर दोबारा से चालू हो जाएगा तो जिसका बाप पिएगा उसका बच्चा पढ़ेगा कैसे? तो आपने अच्छी शिक्षा कैसे दे दिया? और कह रहे हैं कि हम शिक्षा के लेवल पे अच्छा काम करेंगे और इसके लेवल पे अच्छा काम करेंगे। तो इससे पहले जिसकी सरकार आपने बनाई, ममता की सरकार आप ही ने बनवाई, मोदी की सरकार आप ही ने बनवाई, तो उसमें ऐसी क्या कमी रह गई? क्या आपने मोदी को नहीं बताया था कि आपको शिक्षा सही से देना है? आपने मोदी को नहीं बताया था कि आपको जो है पलायन बंद करवाना है? क्या आपने ममता दीदी को नहीं बताया था कि आपको पलायन बंद करवाना है? नीतीश का भी सलाहकार रह चुके हैं, तो क्या नीतीश को आपने सलाहकार रहते हुए ये सब सलाह नहीं दिए जो अपने लिए बचा कर रखे थे? सारा सलाह दे चुके हैं और ये सलाह ही देना चाहते हैं। कहते नहीं, खुदरा नसीहत दिगर्रा नसीहत खुदरा फसीहत, यानी अपने आप को तो झांक कर देख रहे नहीं है और दूसरों को नसीहत दे रहे हैं। इससे पहले जो सरकार आपके सलाह में बनी, उन सरकारों में कितना काम हो गया वो तो आदमी देखेगा ना। अगर उन सरकारों में अच्छी शिक्षा मिलती, अच्छा स्वास्थ्य मिलता, महिलाओं को फ्री ऋण मिलता, उसके बाद जो है बहुत अच्छा काम हुआ होता, बिहार का पलायन बंद हुआ होता, सीमांचल की तरक्की हुई होती, तो फिर उस वक्त आदमी आप पर भरोसा करता। कि जिन सरकारों को कहना कि प्रशांत किशोर ने सलाह दिया, वो सरकार तो इतनी ऊपर पहुंच गई, अगर ये खुद से सरकार चलाते हैं तो ये सरकार को बहुत ऊपर तक ले जाएंगे। ये सब कोई नहीं है, कहीं ना कहीं ये सब जो है ढोकोसला है, दिखावा है और कहना कि छल है। और छल के साथ ये मुसलमानों के साथ भी छल करना चाह रहे हैं, यादवों के साथ भी छल करना चाह रहे हैं। मुसलमानों को कह रहे हैं कि आपकी 40 सीट देंगे और 40 सीट देंगे। बताइए, मुसलमानों को ये 40 सीट दे के मुसलमानों का वोट लेना चाहते हैं, लेकिन मुसलमानों के मुद्दे पर अभी भी वो कुछ नहीं बोलते हैं। मुसलमानों का मुद्दा है भाई, मुसलमान जो है, मुसलमानों का कहीं ना कहीं धर्म पर वार हो रहा है, मुसलमानों के वक्फ बोर्ड पर वार हो रहा है। कहना कि हमारे नबी की शान में गुस्ताखी की जा रही है, हमारे नबी की शान में कहना कि अभद्र टिप्पणी हो रही है। उस पर अब तक आपका एक भी बयान क्यों नहीं आया है? आप तो इफ्तारी में जाकर खूब गमछा लपेटकर टोपी लगाकर इफ्तारी करते हैं और मुसलमानों की बात करते हैं, और जब मुसलमानों के हितों की संरक्षण की बात आती है तो आप उस वक्त खामोश हो जाते हैं।
प्रशांत किशोर जी, पहले आप मुझे बताइए कि मतलब हमारे नबी की शान में जो गुस्ताखी हो रही है, इस पे आपका क्या स्टैंड है? वक्फ बोर्ड जो मुसलमानों से छीना जा रहा है, इस पे आपका क्या स्टैंड है? मुसलमानों के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है, मुसलमानों का इनकाउंटर हो रहा है, इस पे आपका क्या स्टैंड है? मुसलमानों को जो है कहना कि दिन दहाड़े गोली मारी जा रही योगी सरकार में, इस पे आपका क्या स्टैंड है? तो इस पे तो आप कुछ बयान ही नहीं दे रहे हैं और मुसलमानों के हितैषी बनने आए हैं, मुसलमानों के खैर ख्वाह शुभचिंतक बनने आए हैं। आपको मुसलमानों की अब आपको मुसलमानों का शुभचिंतक बनने की ज़रूरत नहीं है। आप जाइए, पहले अपनों को जाके जगाइए, अपने दादा, अपने परदादा, अपने चचा, अपने भाई को जाके जगाइए और लोगों को बाद में जगाइएगा। अपने पहले आप ससाराम को संभालिए, ससाराम में भी बहुत पलायन है। पहले ससाराम के 6 सीट पे आप सही से कब्जा कीजिए, उसका पलायन को बंद करवाइए, ससाराम में फैक्ट्री खुलवाइए, उसके बाद बिहार का सारा लोग आप पर विश्वास करेगा कि ससाराम का तो इन्होंने पलायन बंद करवा दिया। जहां से ये आते हैं वहां पे तो कोई पलायन नहीं है, वहां पे तो अच्छा हॉस्पिटल है, वहां पे तो अच्छा जो है कहीं ना कहीं किसानों का आय है। तो फिर बिहार का और भी मुसलमान, पहले आप ससाराम पे फोकस कीजिए। आप सीमांचल को छोड़ दीजिए, सीमांचल की बदहाली अब तक किसी ने दूर नहीं कर पाई, अब उसको एक ही शेर दूर करेगा। अब एक जो है कहना कहीं नया शेर आ गया है सीमांचल की बदहाली को दूर करने के लिए, वो है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। ओवैसी साहब आ रहे हैं जी। अच्छा ये बताइए, प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं अगर मेरी सरकार अगर बन गई हाँ। तो शराब चालू करेंगे, वही पैसा का रेणु को लगाएंगे, शिक्षा में लगाएंगे। मुझे बताइए, तो फिर कल जाकर तो वो ये भी कह सकता है, कोई आदमी अगर ये कहे कि हम अपनी माँ बहनों को कहना कि ऑर्केस्ट्रा में ले जाके नचवाएंगे और वो पैसा जो आएगा उसमें जो है हम अच्छा घर बनाएंगे, इसका कोई सेंस है बात का? मुझे बताइए, कुछ समझ में आ रहा है? तो आप बताइए, कहना कि हराम कमाई से लोगों का पालन पोषण करेंगे, लोगों को देंगे। शराब की कमाई हराम है, चाहे वो हिंदू शास्त्रों में हो जाए या फिर मुसलमान के आयतों में हो जाए। अगर कहीं शराब की कमाई को लीगल बताया गया तो मुझे आके बताइए। तो प्रशांत किशोर जी कहना कहीं एक अच्छे परिवार से आते हैं, उनका परिवार भी इजाज़त नहीं देगा कि भाई हराम की कमाई को, इलीगल कमाई को किसी काम में लगाया जाए। तो मैं नहीं मानता हूँ, अगर शराब चालू होगा फिर से हमारी माताएं और बहनों का तलाक होगा, फिर से हमारी माताएं और बहनों को घर से खदेड़ा जाएगा, फिर से बच्चे बेघर होंगे, फिर से बच्चों के सर से छत हटेगा, क्योंकि शराब हर बीमारी का और कहना कहीं हर बुराई का जड़ है। जब आदमी शराब पीता है ना तो वो फिर कोई भी काम करने के लिए तैयार। शराब को अगर वो प्रशांत किशोर जी पुनः बहाल करने की बात करते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि वो एक अच्छे व्यवहारिक और कहना कहीं अच्छे आदमी है। मेरा एक सवाल रहेगा आपसे, आप बोले ओवैसी साहब, ठीक है, ओवैसी साहब उधर प्रशांत किशोर जी भी कह रहे हैं हम मुस्लिमों को 40 सीट देंगे बिहार में लड़ने के लिए। और ओवैसी साहब कहाँ इतना खुल के कह रहे हैं कि हम मुस्लिमों को 40 सीट देंगे बिहार में लड़ने के लिए? तो उन्होंने कह दिया कि मुस्लिम ही तो राज करेंगे, हिंदू मुस्लिम मिलकर राज करेंगे। वो ये नहीं, मुसलमानों को भी सीट मिलेगा, जहां मुसलमानों की हिस्सेदारी बनेगी वहां मुसलमानों को मिलेगा, जहां हिंदू भाइयों की हिस्सेदारी मिलेगी वह हिंदू भाइयों को मिलेगा। आपने लोकसभा में देखा किशनगंज की सीट अख्तरुल ईमान को मिली और कहना कि शिवहर की सीट राणा रंजीत को मिली। राणा रंजीत एक अच्छे परिवार से आते हैं, उनके पिताजी 5 बार के विधायक, एमएलए, मंत्री और कहना कहीं सांसद रह चुके हैं। उनका बेटा है राणा रंजीत जो माथे में तिलक भी लगाते हैं और कहीं ना कहीं सेकुलरिज्म को जिंदा करने के लिए, हिंदू मुस्लिम के एकता को मजबूत करने के लिए टोपी भी लगा लेते हैं। उनको आप बखूबी जानते होंगे, शिवहर से लड़े, अच्छे खासे वोट लाए। उनका टक्कर जो है 3 लोगों में टक्कर था, कहना कहीं आरजेडी की एक महिला थी, रीता आरजेडी की महिला का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन वो एक ऋतु जायसवाल आरजेडी की थी या ऐसा ही कुछ, मुझे नाम थोड़ा मैं भूल रहा हूँ। तो 3 लोगों में टक्कर था। तो बताइए वहाँ पे हिंदू भाइयों की हिस्सेदारी बनी तो वहाँ हिंदू भाई को टिकट मिला। किशनगंज में मुसलमान भाइयों की हिस्सेदारी है तो मुसलमान भाइयों को टिकट दिया गया। हम लोग आरजेडी की तरह, कांग्रेस की तरह नहीं करते हैं कि भाई कहते कुछ और है करते कुछ और। आरजेडी कहती है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। तो मुझे बताइए, मुसलमानों की हिस्सेदारी तो 18% है, लेकिन उनको 2 सीट मिलती है लोकसभा में और सहनियों की हिस्सेदारी 3%, 2% है। और जो मुकेश सहनी को कोई जानता तक भी नहीं, उसको 3 सीट मिलती है। तो आपने ये इंसाफ किया, सहनियों को 3, एक भी सीट वो जीत नहीं पाए।
और मुसलमानों को 2 सीट मिलती है, और यादव की हिस्सेदारी 12% की है, उनको सीट मिलता है 9 और मुसलमान को 2। तो ये हिस्सेदारी की बात कहाँ हुई? बताइए। आप तो मुसलमानों को बस दरी बिछवाना चाहते हैं, मुसलमानों से नारा लगवाना चाहते हैं, मुसलमानों से कहलवाना चाहते हैं कि बोलो तेजस्वी